हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपको इस वीडियो में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में बताने वाली हूँ। सी, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज आल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारे प्रीवियस वीडियोस में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमने जैसे कौन कौन से थे, फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, इतना सब हमने पढ़ लिया है। अब हम इस वाले वीडियो में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ेंगे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है वो प्लांट्स के अंदर होता है, जो सीडलेस प्लांट्स होते हैं। जिन प्लांट्स में सीड्स नहीं होते हैं उनमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर हम रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से प्लांट्स के पार्ट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर दो तरह के पार्ट्स होते हैं। ओके, तो टू पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है वेजिटेटिव पार्ट और एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, तो वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं वो होते हैं रूट, स्टेम एंड लीव्स, और प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर। फ्लावर जो होता है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और रूट, स्टेम, लीव्स जो है ये प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। क्लियर? तो अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है? प्रोपोगेशन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स। ओके, और वो पार्ट्स जिसके थ्रू ये रिप्रोडक्शन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोपेग्यूल। क्या बोलते हैं? प्रोपेग्यूल। अभी जब मैं आपको समझाऊंगी तब आपको प्रोपेग्यूल समझ में आएगा। नाउ जब हम टाइप्स की बात करें, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दो तरह का होता है। एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। आपको अपने आप ही पता चल गया होगा। नेचुरल है मीन्स नो ह्यूमन एफर्ट्स, अपने आप सारी प्रोसेस होती है। लेकिन आर्टिफिशियल में, जो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन होता है उसमें ह्यूमन एफर्ट्स जो हैं वो लगते हैं। ठीक है, ह्यूमन इंटरवेंशंस आर required here. Clear? Now see here, what is natural vegetative propagation? See, naturally जो अपने आप propagate होता है propagules के थ्रू, वो कहलाता है natural propagation। अब natural propagation तीन वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू होता है, रूट, स्टेम एंड लीव्स। कैसे होता है अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं आपको लीव्स का बताती हूँ। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द लीव्स फर्स्ट। यानी कि लीव से पूरा नए प्लांट का बनना, That is what is natural propagation through leaf। तो क्योंकि यहाँ पे लीफ से ही नया प्लांट बन रहा है इसलिए लीफ क्या कहलाएगी? प्रोपेग्यूल। राइट? फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ब्रायोफाइलम की लीफ। आप लोगों ने अगर देखी होगी तो ठीक, नहीं तो सर्च कीजिए। ब्रायोफाइलम का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और ये इसकी जो नॉचेस होती हैं, इन नॉचेस पे बर्ड्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल बर्ड्स ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, ये बर्ड्स थोड़े बड़े होकर के लाइक दिस, इस तरह से, लाइक पत्तियों की तरह, इस तरह पूरी की पूरी ऐसे लीफ यहाँ पे प्लांट, एक छोटा सा, यूं समझ लीजिए एक छोटा सा प्लांट यहाँ ग्रो हो जाता है। क्लियर? नाउ व्हाट हैपन्स, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पार्ट है ये मेन लीफ से डिटैच होकर के सॉइल में गिर जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता है पूरी की पूरी लीफ गिर जाए। दोनों कंडीशंस पॉसिबल है। अब क्या होता है, जब ये सॉइल में गिरता है तो इसमें अपने आप रूट्स आनी शुरू हो जाती हैं। क्लियर? वहां पे उसको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं इस छोटे स्मॉल प्लांट को, और फाइनली दिस ग्रोज इनटू ए कंप्लीट ब्रायोफाइलम प्लांट। तो अब देखिए, लीव्स के थ्रू इस तरह से एक नया प्लांट बन रहा है, तो ये हो गया प्रोपोगेशन थ्रू लीव्स। अब स्टेम की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि here the propagule is stem।
That means one complete plant is grown from the stem. अच्छा एक बात बताइए, पोटैटो आलू क्या है? इज इट ए रूट और स्टेम? इट इज ए स्टेम। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, क्योंकि ये अंडरग्राउंड है इसलिए ये रूट है। दिस इज अंडरग्राउंड स्टेम। क्लियर? दिस इज अंडरग्राउंड स्टेम। तो आप लोगों ने देखा होगा ना, आलू जो है, सॉरी, लाइक दिस, ठीक है, इसके ऊपर छोटी छोटी आईज होती हैं, छोटी छोटी आईज होती है। अगर थोड़े समय हमने आलू को ऐसे ही रख दिया, यूज नहीं किया, तो यहाँ पे हमें छोटी आउटग्रोथ्स नजर आ जाएंगी, राइट? और यहां से अपने आप प्लांट, अगर हमने इसके इतने पार्ट को कट करके सॉइल में डाल दिया, क्लियर, तो यहां से अपने आप एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा, लाइक दिस। तो यहाँ पे पूरा एक नया प्लांट किससे ग्रो हुआ? थ्रू स्टेम। सिमिलरली यहाँ पे मैंने आपको पोटैटो का बताया, देन जिंजर, टर्मरिक, ओके, ऑफ कोर्स शुगर केन, बैम्बू, शुगर केन भी थ्रू स्टेम प्रोपोगेट करता है। सिमिलरली बैम्बू थ्रू स्टेम, लेकिन यहाँ पे ये नेचुरल नहीं होता है थोड़ा सा, इसलिए मैं आपको, शुगर केन स्टेम से होता है लेकिन यहाँ पे नेचुरल नहीं होता है। अब क्या होता है, शुगर केन ग्रो कैसे कर रहा है? पूरा सीधा ग्रो कर रहा है। और शायद आपने सबने शुगर केन खाया ही होगा, और खाया नहीं है तो देखा तो होगा, उसमें बीच में इस तरह से पार्टीशंस होते हैं, इंटरनोड्स होते हैं, क्लियर? अगर इसको इस तरह से हॉरिजॉन्टली कट करके और इस तरह ग्रो कर दिया जाए, मान लीजिए हमने इसको कट करके इसको इस तरह से ग्रो कर दिया, फ्रॉम हेयर द न्यू प्लांट्स विल अराइज, ठीक है? तो इस तरह से स्टेम के थ्रू प्रोपोगेशन होता है। नाउ सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट रूट्स के थ्रू प्रोपोगेशन कैसे होता है? शुगर केन, सॉरी नॉट शुगर केन, स्वीट पोटैटो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। पोटैटो तो आलू है, स्वीट पोटैटो शकरकंद जिसको हम बोलते हैं ना, स्वीट पोटैटो ये एक रूट है, ठीक है? बहुत सारे लाइक दिस, क्लियर? और इनमें क्या निकली होती है? सम एडवेंशियस रूट्स निकली होती है, और इनके ऊपर भी इस तरह से आईज होती हैं। ध्यान से देखा हो अगर आपने तो, दिस इज रूट। अगर यहाँ से इतना पार्ट कट करके हमने, जो जहां पे बट है, याद रखना यार, जहां पे आईज है वहां से अगर हमने इतना टुकड़ा, छोटा सा एक पार्ट को अगर हमने सॉइल में डंप कर दिया, then this will finally grow into not only one but so many sugar canes. I think समझ में आया होगा। आपको बेसिकली क्या याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? आपको ये ध्यान रखना है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, कितने तरह का होता है, और लीफ में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जाम्पल, स्टेम का एग्जाम्पल और रूट्स के एग्जाम्पल। तो ये तो हुआ हमारा नेचुरल प्रोपोगेशन। अब देखते हैं व्हाट इज देयर इन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या है? आर्टिफिशियल मेथड, ओके? आर्टिफिशियल मीन्स नेचुरल नहीं है, सिंपल, नेचुरल नहीं है, दैट इज द आर्टिफिशियल। अब यहाँ पे 3 मेथड्स आर गिवन। सबसे पहले हम देखते हैं कटिंग, ओके? कटिंग ये तो आप लोग भी अपने घर पे करते हैं। मनी प्लांट अगर कहीं पे बहुत अच्छा मनी प्लांट लगा हुआ है, हम क्या करते हैं, उसकी एक छोटी सी कटिंग लाते हैं अपने घर में, उसको आइदर इन द सॉइल और इन द वाटर उसको रख देते हैं, और वहां से अपने आप एक नया मनी प्लांट का प्लांट पूरा ग्रो हो जाता है, ठीक है? तो ये होता है कटिंग। सिंपल कटिंग में अगर आप हम देखेंगे
So small pieces of stem, root and leaves are cut off, right? और उस कटिंग को कहाँ प्लेस कर दिया जाता है? In the soil, and that grows and forms into a new plant. तो एग्जाम्पल्स, आपको सबको इसके एग्जाम्पल्स याद रखने. एग्जाम्पल्स जैसे हैं रोज, मनी प्लांट. ओके, दो एग्जाम्पल्स भी आप याद रखेंगे, दैट्स इनफ. ओके, इवन बोगनविलिया, बोगनविलिया भी थ्रू स्टेम ग्रो करता है. क्लियर? उसकी भी अगर हम स्टेम की कटिंग लेकर के आ जाएंगे और उसको ग्रो करेंगे, इट विल ग्रो. अब यहाँ पे ये आर्टिफिशियल क्यों हुआ? अरे भाई, आपको कटिंग तो आपको अपने हाथ से करनी है ना. आपने हाथ से कट करके वहां पे ग्रो किया है, तो यहाँ पे ह्यूमन एफर्ट्स लगे हैं. देयरफॉर कटिंग इज एन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन. सेकेंड एक है ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग, अरे बहुत अच्छा मेथड है. मेरी इच्छा है कि मेरे गार्डन में ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हो जिसमें एक ही प्लांट में 3 कलर के फ्लावर्स आ जाए. हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है. सिमिलरली मेरी इच्छा है कि मैंने एक लेमन का प्लांट लगाया, उसी में ऑरेंज भी आ जाए. ठीक है, साइट्रस फ्रूट्स जैसे लेमन है, ऑरेंज है. क्लियर? तो ये मेरे एक प्लांट में आ जाए. पॉसिबल है, पॉसिबल है. मेरे पास में मैंगो ट्री है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि नहीं, मेरे गार्डन में एक ऐसा ट्री होना चाहिए जिसमें 4 वैरायटी के मैंगोज हो. वो भी पॉसिबल है. वो कौन सी टेक्निक के थ्रू पॉसिबल है? थ्रू ग्राफ्टिंग. अब देखो ग्राफ्टिंग में होता क्या है, मैं एक सिंपल सा आपको बताती हूँ. ग्राफ्टिंग के अंदर 2 डिफरेंट प्लांट्स को लेते हैं. ठीक है, एक तो ऑलरेडी जो लोकल प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये प्लांट ऑलरेडी सॉइल के अंदर है. क्लियर? तो क्या करेंगे, इस प्लांट की इस तरह से एक वर्टिकल सेक्शन काट देंगे. तो ये कहलाता है स्टॉक. मान लीजिए मेरा ये रेड रोज का है, दिस इज रेड रोज. अब मैं चाहती हूं कि मेरे इस प्लांट में व्हाइट रोजेस भी आने चाहिए. तो अब मैं क्या करूंगी, सेम साइज का एक और स्टेम लूंगी जो व्हाइट रोज प्लांट का होगा, और उसको इस तरह से कट करके इसके ऊपर प्लेस कर दूंगी. लेकिन जब प्लेस करूंगी तो मुझे ये ध्यान रखना है कि इसको फिर उसके बाद पूरा ऐसे बैंडेज कर देंगे. अरे भाई, बैंडेज हमारे जैसा नहीं, बेटाडीन लगा दिया, उस पर पट्टी बांध दी. इट्स नॉट लाइक दैट. यहाँ बैंडेज क्यों करने का है? ताकि प्लांट को इन्फेक्शन से बचाया जा सके. अभी ये पार्ट ओपन है. क्लियर? अब यहाँ पे क्या करेंगे, सम काउ डंग, सम ग्रोथ हॉर्मोन्स. क्लियर? देन सम ड्राई ग्रास. इन सब का पूरा ऐसा पेस्ट बना के उसके चारों तरफ लगा देंगे. और लगाने के बाद उसको प्लास्टिक से या रैग से, रैग मतलब बोरी का कपड़ा जो होता है, उससे उसको पूरा कवर कर देंगे. कवर करने का केवल एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, ताकि अभी ये पार्ट बहुत वीक है. ठीक है, इस वीक पार्ट को इन्फेक्शन से बचाना. धीरे धीरे इसके वस्कुलर टिश्यूज फॉर्मेशन, मतलब एक कंप्लीट कॉलम बना लेंगे, और यहाँ से बराबर वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता रहेगा. अब ये दोनों, इसको बोलते हैं स्कायन. अब स्टॉक एंड स्कायन दोनों मिलकर के नाउ दे आर वन प्लांट. तो नीचे का जो प्लांट होगा उसमें एक तरह के फ्लावर्स आएंगे, ऊपर के प्लांट में दूसरे तरह के फ्लावर्स आएंगे. क्लियर? लेकिन हमें एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वो ये है कि हमें अगर एक ही फैमिली के प्लांट्स होने चाहिए. अब लिली को हम सोचें कि डालिया के साथ लगा दें, डालिया को सोचें कि मैरीगोल्ड में लगा दें, ऐसा नहीं होता है. जो रोजेस हैं वो रोजेस के साथ ही ग्राफ्ट होंगे, जो मैरीगोल्ड है वो मैरीगोल्ड के साथ होगी, क्राइसेंथेमम के साथ होगा. तो ये एक बहुत ही अच्छा
तरीका है. इट्स अ वेरी बेनिफिशियल. जनरली ऑर्नामेंटल प्लांट, हॉर्टिकल्चर प्लांट्स, इवन द फ्रूट प्लांट्स है ना, बड़े बड़े जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं, फ्रूट ऑर्चिड्स में भी ग्राफ्टिंग की प्रोसेस को यूज किया जाता है. आफ्टर दैट द थर्ड इज लेयरिंग. लेयरिंग क्या होता है? यहाँ पे लेयरिंग वाली कंडीशन में कुछ लिमिटेशंस है. ठीक है, लेयरिंग केवल उन्हीं प्लांट्स के साथ की जा सकती है जो कि थोड़े वीक होते हैं, मतलब जिनकी स्टेम वीक होती है. क्लियर? जैसे अब आप सोचें कि आम के पेड़ से मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री की ब्रांचेस ऐसे जा रही हैं और वो ब्रांच को हम पकड़ करके नीचे खींच के ला रहे हैं. नॉट पॉसिबल. या ऐसे प्लांट्स जिनकी की ब्रांचेस एक अच्छे हाइट पे जाकर के अगर ब्रांचिंग है, उन प्लांट्स का भी नहीं होता है. सी लेयरिंग में होता क्या है? लेयरिंग के अंदर क्या करते हैं, जो मेन प्लांट होता है, सपोज दिस इज द मेन प्लांट. ओके, अब यहां से दिस इज द मेन प्लांट. अब इसकी ब्रांच अच्छी बड़ी हो गई है और बड़ी होकर के वो ऐसे नीचे की तरफ आ रही है. तो ऐसे में क्या करते हैं, इस प्लांट की ब्रांच को सॉइल के अंदर दबा देते हैं. ठीक है, और जब इसमें सॉइल के अंदर जब उसको ऐसे रख देंगे, सॉइल में प्लेस कर देंगे, अपने आप यहां से रूट्स ग्रो होना शुरू हो जाएगा. क्लियर? और रूट्स ग्रो होने के बाद यहाँ इस पार्ट में एक नई ग्रोथ हमको नजर आएगी, क्योंकि जब यहाँ पे रूट्स हो गई है, दैट मीन्स अब इस प्लांट को क्या हो रहा है, वाटर और मिनरल्स की सप्लाई हो रही है. प्लांट को क्या चाहिए, वाटर और मिनरल्स ही तो चाहिए. और उसके बाद में हम इसको यहां से कट करके ये एक इंडिविजुअल प्लांट में ग्रो हो जाएगा. तो आई होप लेयरिंग का भी आपको समझ में आ गया होगा. लेयरिंग जनरली जैस्मिन प्लांट है. ओके, ग्रेप वाइन प्लांट है. तो इस तरह की जिनकी की ब्रांचेस इजीली जमीन तक आ सकती हैं. क्लियर? वहां पे लेयरिंग की प्रोसेस होती है. एंड थ्रू लेयरिंग पेरेंट प्लांट अपनी जगह पे है और उसी पेरेंट प्लांट से थ्रू लेयरिंग की प्रोसेस नए प्लांट. अच्छा, केवल अब देखिए एक सिंगल प्लांट से कितने सारे प्लांट्स बनाए जा सकते हैं. बहुत सारी ब्रांचेस हैं. चलिए सबको सॉइल में डंप कर दो अपने आप वहां पे. इज इट नॉट अ वेरी फास्ट मेथड? ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी फास्ट मेथड. ओके, तो ये हो गया हमारा कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग. अब एक और चीज है जो हमें पढ़नी है, एंड दैट इज द टिश्यू कल्चर. थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा. टिश्यू कल्चर को माइक्रो प्रोपोगेशन भी कहते हैं और एग्जाम में इसमें से जरूर क्वेश्चन पूछते हैं. माइक्रो प्रोपोगेशन. अभी तो अब आप लोग फ्री हो गए, बोर्ड ने आपको बहुत अच्छी छूट दे दी है कि बोर्ड एग्जाम्स 10th क्लास के लिए खत्म हो रही है. क्लियर? अब वो कब खत्म होगी अभी कुछ ऐसा कंफर्म नहीं है. तो आप ऐसा मत सोचिए कि हम जो पढ़ेंगे वो बोर्ड की एग्जाम तो है नहीं, लोकल एग्जाम है, कोई बात नहीं. सी, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ एग्जाम इट इज. तो चलिए, टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपोगेशन. इसमें क्या था, माइक्रो प्रोपोगेशन क्यों कहा है? क्योंकि बहुत ही स्मॉल पार्ट को लेकर के और बहुत सारे प्लांट्स बनाए जाते हैं. क्या करते हैं, जो प्लांट्स की ग्रोइंग टिप्स होती है, जैसे कि मान लीजिए रूट टिप है या शूट टिप है, तो यहाँ से एक थोड़े से सेल्स लिए जाते हैं और वी कैन से टिश्यूज को लेते हैं. ठीक है, और उन टिश्यूज को एक आर्टिफिशियल कल्चर में डाल देते हैं. कल्चर में, इस कल्चर में क्या होता है, ठीक है, ये हमने टिश्यूज को यहाँ पे डाल दिया. क्लियर? इस टिश्यू में क्या है, इस कल्चर के अंदर है ग्रोथ हार्मोन्स. ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं. अब क्योंकि इस मीडियम के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स है, तो धीरे धीरे ये टिश्यू ग्रो होना शुरू करेंगे. ठीक है, और ग्रो होकर के ये इस तरह का
लाइक दिस, ग्रुप ऑफ सेल्स या ग्रुप ऑफ टिश्यूज बन जाएगा, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाएगा, ये कहलाता है कैलस, इसको हम बोलते हैं कैलस। अब अगेन क्या किया, जब ये धीरे धीरे ग्रो होने लगेगा, इस कैलस को उठा करके दूसरे मीडियम में डाल दिया। उस मीडियम में क्या है, उस मीडियम में भी ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन हॉर्मोन्स है, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन हॉर्मोन्स, ये क्या है, ये हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले लेसन में, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इस पहले टिश्यू को हमने एक मीडियम में डाला जिसमें ग्रोथ हार्मोन्स थे, तो इन टिश्यूज में ग्रोथ हुई, ग्रोथ होकर के ये कैलस में कन्वर्ट हो गए। अब ये जो कैलस को लेके दूसरे कंटेनर में डाला, उसमें ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन हार्मोन्स थे। अब यहाँ पे ये कैलस अपने आप ग्रो करके इस तरह से छोटे छोटे प्लांटलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक दिस, राइट। नाउ these plantlets can be taken from the medium and can be put in the soil, ठीक है। अब वहां पे इसको जो भी सॉइल है, सॉइल पे ले जाके इसको प्लांट किया जा सकता है। दिस इज टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपोगेशन। एक बार फिर से बता देती हूं मैं, जो प्लांट के ग्रोइंग पाथ्स हैं, जनरली सारे ग्रोइंग पाथ्स कहाँ से, प्लांट की ग्रोथ रूट टिप या शूट टिप, तो इस तरह से रूट टिप या शूट टिप पर से कुछ ग्रोथ सेल्स या टिश्यूज ले लेते, उनको एक आर्टिफिशियल मीडियम में डालते, उस मीडियम के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स होते एंड दीज सेल्स ग्रो, और ग्रो होकर के या टिश्यूज ग्रो होकर के ऐसे ग्रुप बना लेते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड कैलस। अब उस कैलस को दूसरे मीडियम में डालते हैं एंड इन दैट मीडियम ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन हॉर्मोन्स आते हैं। तो इससे क्या होता है, उनमें और ग्रोथ होती है और सेल्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं। आफ्टर दैट दिस कैलस कन्वर्ट्स टू स्मॉल स्मॉल प्लांटलेट्स। नाउ दीज प्लांट्स आर ग्रोन ऑन these plants can be grown on the field. Now we will talk about the advantages and disadvantages of vegetative propagation, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि भाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है तो इसके फायदे तो कुछ होने चाहिए ना, और अगर जिस चीज के फायदे हैं उसके नुकसान जरूर होते हैं। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस? सबसे पहला, दिस इज द मेथड फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ सीडलेस प्लांट्स। देखो, अगर प्लांट में सीड है तो बहुत सिंपल है, सीड को हमने सॉइल में डाल दिया तो अपने आप न्यू प्लांट आ जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट दोज प्लांट्स विच डू नॉट हैव सीड्स? तो ऐसे प्लांट्स के लिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज अ वेरी गुड मेथड। देन यूनिफॉर्म यील्ड, एक जैसे पौधे होते हैं, क्लियर, सेम एक जैसे पौधे होते हैं। देन जेनेटिकली सेम, जेनेटिकली सेम, जो पेरेंट प्लांट है सेम वैसी की वैसी जीन्स जो है नेक्स्ट इंडिविजुअल प्लांट में आएगी, ना ऑफस्प्रिंग प्लांट में आएगी। ओके, सो जेनेटिकली बिल्कुल सेम होते हैं, पेरेंट्स की बिल्कुल प्लांट जो न्यू प्लांट बना हुआ एग्जैक्ट पेरेंट जैसा जेनेटिकली सेम होता है। गुड क्वालिटी, ऑफ कोर्स अगर पेरेंट प्लांट की क्वालिटी अच्छी है तो जितने भी न्यू प्लांट्स बनेंगे उनकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। 100% सर्वाइवल रेट, ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएंगे या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। जितने भी प्लांट्स होंगे 100% सर्वाइवल रेट एंड फास्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस। मैंने अभी बताया आपको कि अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस जरूर होंगे। सो ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, और जब ओवर क्राउडिंग होगा देयर विल बी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सीवियर कॉम्पिटिशन विल बी देयर। ओके, दिस इज द फर्स्ट डिसएडवांटेज। जेनेटिक डिसऑर्डर, अगर पेरेंट प्लांट में कोई भी जेनेटिकली डिसऑर्डर है तो हम उस पेरेंट प्लांट से न्यू प्लांट्स बना रहे। 100% जितनी भी न्यू प्रोजेनी होगी उन सब में भी वही जेनेटिक डिसऑर्डर आएगा।
एब्सेंस ऑफ वेरिएशन। अरे ये तो बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए हमने पेरेंट प्लांट जब थे तब किसी तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज नहीं हुई, लेकिन जब न्यू प्लांट्स आए और वहाँ पे थोड़ा क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हुए और वो प्लांट्स सरवाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनमें वेरिएशन नहीं है। तो अगर वेरिएशन एब्सेंस है तो सर्वाइवल के चांसेस अनफेवरेबल कंडीशन में काफ़ी कम हो जाते हैं। न्यू कैरेक्टर्स नाइदर इंट्रोड्यूस नॉर एलिमिनेटेड। अगर मान लीजिए कोई ऐसा कैरेक्टर है जो हमको उसमें इंट्रोड्यूस करना है या उसमें अनडिजायरेबल कैरेक्टर है जिसको एलिमिनेट करना है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसी तरह से मैं आपको टिश्यू कल्चर की बताती हूँ। टिश्यू कल्चर वेरी फास्ट मेथड, ठीक है। अब टिश्यू कल्चर में भी सेम यही बात है। अगर पेरेंट प्लांट जेनेटिकली फिट है तो सारे प्लांट जेनेटिकली फिट होंगे, लेकिन अगर पेरेंट प्लांट जेनेटिकली अनफिट है, ऑल प्लांट्स विल बिकम जेनेटिकली अनफिट या डिजीज्ड है तो डिजीज हो जाएंगे सारे प्लांट्स। अगर पेरेंट प्लांट डिजीज फ्री है तो सारे प्लांट्स डिजीज फ्री होंगे। क्लियर? अच्छा, टिश्यू कल्चर जो है ये थ्रू आउट द ईयर चलने वाला प्रोसेस है। उसके लिए स्पेस कम चाहिए, थोड़ी सी जगह में ही प्लांट्स को रेडी किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्लियर? मुझे नहीं लगता इसको मुझे दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत है। फिर भी मैं आपसे एक बात कहूँगी, जैसा मैं अपने हर वीडियोस में बोलती हूँ कि अपनी एनसीईआरटी की बुक्स को ज़रूर से पढ़िए, क्योंकि जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब केवल और केवल एनसीईआरटी की बुक से पूछे जाते हैं। सो go through your NCERT book, enjoy the video, wait for the next video. Till then, goodbye.